हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एम्ब्रियो के बाहर की तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पाई जाती है वो और जिनमें नहीं पाई जाती है वो, उसके आधार से जो कॉर्डेट्स हैं उन्हें मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, एन एमनियोटा एंड एमनियोटा। ये जो शब्द बना है ये एमनियन से बना है। एमनियन जो होती है वो एम्ब्रियो के जस्ट बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, एमनियन। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है इन लेयर्स के बारे में बता देती हूँ। ये एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है, इसमें जो चारों जो लेयर्स हैं उनके बारे में बताया है। ये जैसे ब्राउन कलर का जो शो कर रहे हैं ये है डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो के जस्ट बाहर का जो आवरण है, जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन कहलाती है एमनियन। ठीक है, और पूरे के बाहर जो आवरण है यानी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कहलाती है कोरियोन। ठीक है, और योक को जिस मेम्ब्रेन ने चारों तरफ से घेर रखा है वो कहलाती है योक सैक। और ये है जो एम्ब्रियो के हाइंड गट से निकलती है, ये मेम्ब्रेन है एलेंटॉइस। तो इस तरह से चार नाम आएंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में। एमनियन जो एम्ब्रियो के जस्ट बाहर का आवरण है वो, कोरियोन जिसने पूरे को कवर कर रखा है वो, इसके अलावा योक सैक और एलेंटॉइस। तो इस एमनियन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मोटे रूप से कॉर्डेट्स को दो वर्गों में बांटा गया है, एमनियोटा एंड एन एमनियोटा। अब इसमें हम लेते हैं एन एमनियोटा। कौन से आते हैं, इसमें है पीशियस और एम्फीबिया वर्ग जो हैं, इनके जो एम्ब्रियो हैं इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए ये कहलाते हैं एन एमनियोटा। और एमनियोटा में कौन से आते हैं, जिनके बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इनमें आते हैं रेप्टाइल्स, एवीज और मैमिल्स। अब आते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, ये चार होती है संख्या में, एमनियन, कोरियोन, योक सैक एंड एलेंटॉइस, जो अभी आप लोगों को डायग्राम में बताया। अब आते हैं अपन इसमें कि इनका डेवलपमेंट किससे हो रहा है। एमनियन और कोरियोन का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है सोमैटोप्ल्यूरा, एक्टोडर्म यानी बाहर का आवरण है ना ये, तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के कायिक स्तर यानी सोमैटोप्ल्यूरा के द्वारा, और योक सैक जो योक के बाहर का आवरण है वो, और एलेंटॉइस। तो योक सैक और एलेंटॉइस का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है एंडोडर्म से एंड स्प्लैंको मीजोडर्म से। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है कि संख्या में कितनी होती है और उनका डेवलपमेंट किसके द्वारा हो रहा है। बहुत सिंपल है, एक्टो बाहर का, क्योंकि एमनियन बाहर का है एम्ब्रियो के जस्ट बाहर, और कोरियोन और भी बाहर जो पूरे को कवर करके रखता है वो, और योक सैक अंदर की तरफ है, एलेंटॉइस भी अंदर की तरफ है, इसलिए एंडोडर्म एंड स्प्लैंक्नो मीजोडर्म। अब यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, सोमैटोप्ल्यूरा एंड स्प्लैंक्नोप्ल्यूरा। सोमैटो का मतलब होता है कायिक और प्ल्यूरा मतलब होता है साइड। तो सोमैटोप्ल्यूरा मतलब कौन सी लेयर है ये, जो कायिक की तरफ है, बाहर की तरफ है, और स्प्लैंक्नो का मतलब होता है विजरल। तो मिडगट की साइड में या एलिमेंट्री कैनाल की साइड में या विजरल ऑर्गन की साइड में जो मीजोडर्म है वो मीजोडर्म कहलाता है स्प्लैंक्नो मीजोडर्म। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे योक सैक का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले योक के सेल का ही निर्माण योक सैक का निर्माण होता है, इसलिए हम सबसे पहले योक सैक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डायग्राम के साथ साथ में इसको देख लेते हैं। ये एक एग का डायग्राम बनाया है। यहाँ सबसे बाहर क्या होती है, कैलकेरियस शेल होती है, फिर आउटर मेम्ब्रेन होती है और फिर इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एयर स्पेस होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं कि आप लोगों ने अंडा देखा होगा, अंडे में जो येलो कलर का जो पार्ट होता है वो पार्ट क्या होता है, योक होता है, और उसके जस्ट ऊपर की साइड में होता है ब्लास्टोडिस्क। ठीक है, तो उस ब्लास्टोडिस्क से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर ये है एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है, ये रेड कलर का जो दिखाया हुआ है ये एम्ब्रियो है, और ये योक वाला पोर्शन है ना। और इसको जो पूरे को वाइटलिन को जो कवर करके रखता है, यानी योक को जो कवर करके रखती है वो है वाइटलिन मेम्ब्रेन, ये योक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम आते हैं कि सबसे पहले योक सैक का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले योक सेल का निर्माण, योक सैक का निर्माण कौन सी मेम्ब्रेन के द्वारा होगा, यहाँ बताया था आपको कौन सी मेम्ब्रेन के द्वारा होगा, स्प्लैंक्नो मीजोडर्म के द्वारा होगा। तो ये है, ये जो ग्रीन कलर की शो करी है ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोप्ल्यूरा।
तो स्प्लैंक्नोप्लूरा में क्या है, ये बाहर की तरफ मीजोडर्म है और अंदर की तरफ क्या है, एंडोडर्म है। तो योग सैक का निर्माण होता है स्प्लैंक्नोप्लूरा के द्वारा, जिसमें बाहर की तरफ मीजोडर्म वाली परत है और अंदर की तरफ एंडोडर्म वाली परत है। ठीक है। अब इसके साथ साथ में ही जिस समय इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी समय एम्ब्रियो की जो स्प्लैंक्नोप्लूरा है, एम्ब्रियो बनाया हुआ है, ये जो ब्लू कलर से शो किया है, ये एम्ब्रियो की स्प्लैंक्नोप्लूरा है। इस एम्ब्रियो की स्प्लैंक्नोप्लूरा से एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट शुरू होता है। अब यहाँ इसको बताया है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर में एम्ब्रियो शो किया है, ये रेड कलर में बताया है कि एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट भी साथ के साथ शुरू होता है बाई स्प्लैंक्नोप्लूरा। स्प्लैंक्नो का मतलब क्या बताया था मैंने, गट या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल बनती है, उसमें पहले जो है फोरगट और मिडगट जो बन रही है वो बंद होती है, यानी ब्लाइंड होती है, वो बंद होती है। केवल फोरगट और हाइंडगट बंद होती है। मिडगट जो होती है वो ओपन होती है। मिडगट यानी मध्य वाला जो पार्ट है, यहाँ पर वापस लेते हैं, फोरगट ये हेड वाला पार्ट है, तो ये फोरगट हो गया, और ये जो है हाइंडगट हो गया, और ये मिडगट है। तो मिडगट वाला पार्ट जो है यानी मध्य आंत्र, अग्र आंत्र, पश्च आंत्र और मध्य आंत्र। तो अग्र आंत्र और पश्च आंत्र तो बंद है, मध्य आंत्र वाला भाग योग की साइड में ओपन होता है। लेकिन ओपन होता है इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ डायरेक्ट जो है यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल में भोजन योग के द्वारा जा रहा है। डायरेक्ट जो है इसके द्वारा भोजन नहीं जाता, ये जो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, दोनों कौन, मध्य आंत्र जो खुली हुई होती है योग साइड में, तो यहाँ ये जो कनेक्शन होता है इसका, इस कनेक्शन को कहते हैं योग स्टॉक। ये योग स्टॉक जो कनेक्ट करता है मिडगट को यानी मध्य आंत्र को योग के साथ में, तो ये योग स्टॉक है। ठीक है, योग व्रंत। लेकिन यहाँ से जो है भोजन नहीं जाएगा एम्ब्रियो में, तो भोजन कहाँ से जाता है, भोजन जाने के लिए वाइटलिन मेम्ब्रेन यानी पीतक शिरा होती है, और इस पीतक शिरा के द्वारा, पीतक शिरा जो किससे बनी है, एंडोडर्म से बनी है, तो इस एंडोडर्म से पीतक शिरा बनती है जो योग स्टॉक से होती हुई मिडगट में जा रही है एम्ब्रियो के, और यहाँ इसको पोषण प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ ये डायग्राम शो किया है कि एम्ब्रियो की स्प्लैंक्नोप्लूरा के द्वारा बनता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें शुरू में अग्र आंत्र और पश्च आंत्र बंद होती है, लेकिन मध्य आंत्र योग की साइड में ओपन होती है, और ये जो जुड़ा हुआ जो भाग है ये कहलाता है योग स्टॉक। लेकिन योग स्टॉक से भोजन यहाँ नहीं जा रहा है, भोजन जाता है वाइटलिन वेन के द्वारा। और इसी समय जो है, यहाँ आपको यही बता रखा है कि एंडोडर्म सतह से अनेक अंगुलिकार सलवटें निकलती हैं। ये यहाँ पर एंडोडर्म आप देख रहे हो, ये एंडोडर्म शो करिए ग्रीन कलर से, तो यहाँ अंदर की तरफ सलवटें आ रही हैं। तो ये सलवटें क्या करती हैं, जैसे जैसे योग को एब्जॉर्ब करते रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे योग किसके लिए है, उसको भोजन मिल रहा है एम्ब्रियो को, तो योग को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, तो ये सलवटें और डीप होती जाएंगी। सलवटें डीप हो रही है मतलब योग को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो ये जो सलवटें हैं ये कहलाती हैं योग सैक सेप्टा, यानी योग सैक में जो सलवटें हैं ये यहाँ दिखा रखी हैं, ये बनती हैं किससे, एंडोडर्म से। अब हम आते हैं इसमें, यहाँ पर वाइटलिन वेन के द्वारा पहुंचाया जाता है भोजन, यानी पीतक शिरा। पीतक शिरा से भोजन जो है पाचित पीतक जो है उसका अवशोषण होता है, और ये पीतक व्रंत से होता हुआ शिरा पात्र में जाता है। यहाँ इस डायग्राम में शो किया है मैंने, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, और यहाँ ये एलिमेंट्री कैनाल बना दी, ये मिडगट वाला भाग जो है ये ओपन है। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर देखो, ये थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है साइनस विनोसस, साइनस विनोसस यानी शिरा पात्र जिसमें रुधिर अभी जो है संचित है। ठीक है, तो वाइटलिन वेन जो है शिरा, ये वाइटलिन वेन पीतक शिरा जो है ये भोजन का अवशोषण कर, यहाँ से जो पीतक का अवशोषण हो रहा है इसको अवशोषण कर पहुंचाती है कहाँ तक, एम्ब्रियो के साइनस विनोसस में पहुंचा देती है, और इस समय तक एम्ब्रियो में हार्ट का डेवलपमेंट भी हो जाता है। तो यहाँ से साइनस विनोसस से कहाँ चला जाएगा, भोजन हार्ट में चला जाएगा, और अब हार्ट इसको एम्ब्रियो में पूरे में पहुंचाने का कार्य करेगा। वापस आप इस लाइन को देख लो, पीतक शिरा यानी वाइटलिन वेन पाचित पीतक को अवशोषित करती है, और पीतक व्रंत से होते हुए यह भ्रूण के शिरा पात्र में पहुंच जाती है,
और तब तक भ्रूण में हृदय का विकास हो चुका होता है और फिर परिसंचरण तंत्र द्वारा यह जो अवशोषित भोजन है यह भ्रूण के विभिन्न भागों में जो है वितरित कर दिया जाता है। इसके साथ साथ में ही यहाँ आप देखो इसी दौरान एम्ब्रियो की जो ये हाइंडगट है ना, तो हाइंडगट यानी पश्च आंत्र से मेम्ब्रेन बनती है एलेंटॉइस। ये पश्च आंत्र से बनती है एलेंटॉइस। ये एलेंटॉइस बन करके यहाँ पर एल्बुमिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम वाले भाग में आगे की तरफ बढ़ती है। तो जैसे जैसे ये इसमें आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ का जो एल्बुमिन है वो एल्बुमिन क्या होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा और ये एलेंटॉइस उसको और धकेलती जाएगी किस तरफ, नीचे की साइड में। और इस तरह से जो है जैसे जैसे योग तो कंज्यूम हो रहा है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, साथ साथ में योग कंज्यूम होने के बाद में क्या कंज्यूम होने लग जाएगा, एल्ब्यूमिन। तो इस तरह से जो है एलेंटॉइस जो है एल्ब्यूमिन को धक्का देता जाएगा नीचे और वो भी यहाँ पर इन अंगुलित जैसे प्रोजेक्शन से यहाँ तक आता जाएगा और यहाँ से उसका भी क्या होता जाएगा, अवशोषण होता जाएगा। और इंक्यूबेशन पीरियड यानी उष्मायन काल जब समाप्ति पर होता है तो उससे कुछ समय पूर्व यानी लगभग 10 दिन अपन मान लेते हैं चीक में जो है इंक्यूबेशन पीरियड है, तो उस समय पीतक कोश को भ्रूणीय उदर गुहा, ये उदर गुहा है, इस उदर गुहा में पूरी तरह से खींच लिया जाता है। यानी ये पूरा का पूरा इसके उदर गुहा में खींच लिया और क्योंकि उसके बाद क्या होना है, उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट ही हो गया, ठीक है, तो इसको चूजे को बनकर बाहर ही आना है। तो ये पूरा का पूरा जो है पीतक कोश भ्रूणीय उदर गुहा में खींच लिया जाता है और भ्रूण में समायोजित हो जाता है। तो इस तरह से ये है योग सैक का पूरा प्रोसेस। अब इसमें आता है, हमने देखा फंक्शन ऑफ योग सैक। तो योग सैक का मुख्य जो है कार्य क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को भोजन प्रदान करना, ठीक है। अब हम लेते हैं बाकी जो मेम्ब्रेन है, एमनियोन और कॉरियोन। एमनियोन और कॉरियोन मेम्ब्रेन का लेते हैं अपन। एमनियोन और कॉरियोन का विकास एक साथ होता है। एमनियोन कौन सी बताई थी, जिसने एम्ब्रियो को, यहाँ अगर हम लेते हैं ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के जस्ट बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ये कहलाती है एमनियोन, ठीक है। तो एमनियोन और कॉरियोन का विकास एक साथ होता है, इसलिए हम इसकी स्टडी जो है एक साथ ही करते हैं। अब इसका विकास कब शुरू होता है, इसका विकास शुरू होता है इंक्यूबेशन पीरियड के 30 घंटे के पश्चात। हम कह सकते हैं लगभग 1.25 दिन के बाद में एमनियोन और कॉरियोन का विकास शुरू हो जाता है। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि किसके द्वारा इनका विकास होता है मेम्ब्रेन का। तो आपको पहले भी बताया था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्ल्यूरा, प्ल्यूरा मतलब साइड, सोमैटो मतलब काइक। तो बाहर की तरफ कौन सी लेयर होती है, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के अंदर कौन सी होगी, मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म जो है यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्ल्यूरा के द्वारा एमनियोन और कॉरियोन का विकास शुरू होता है। तो इसमें यहाँ आप डायग्राम में देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, हेड वाला पार्ट थोड़ा सा अपने आप को योग के अंदर जो है झुका लेता है। तो जब वो हेड वाला पार्ट योग के अंदर की तरफ झुकता है तो उस समय सोमैटोप्ल्यूरा वाला जो भाग है वो इसके चारों तरफ ऐसे इसको घेरते हुए एक फोल्ड बन जाता है। तो क्योंकि हेड के बाहर की तरफ ये फोल्ड बन रहा है तो इसको क्या कहेंगे, हेड फोल्ड। क्योंकि एमनियोन को क्या करना है, एम्ब्रियो को पूरा आवरण बना रहा है, तो जो है सोमैटोप्ल्यूरा इसके हेड को घेरती है यहाँ से, तो ये डबल फोल्ड होता है। डबल फोल्ड, एक ये और एक ये, डबल फोल्ड हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये हेड फोल्ड बनता है। इसी तरह से ही दोनों लेटरल साइड में एम्ब्रियो के जो है लेटरल फोल्ड बनते हैं और उसी समय थोड़े बाद में टेल फोल्ड बनता है। टेल की तरफ से जब इसको घेर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, टेल फोल्ड। तो इस तरह से सोमैटोप्ल्यूरा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्ल्यूरा के द्वारा 3 फोल्ड बने। हेड फोल्ड जो हेड को कवर कर रहा है, दोनों साइड लेटरल फोल्ड और टेल फोल्ड। टेल फोल्ड सबसे बाद में बनता है। फिर ये तीनों के तीनों जो फोल्ड होते हैं ये सभी भ्रूण को ऊपर फैल करके आपस में मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जहां ये सारे फोल्ड आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, उस जगह को कहेंगे सीरो एमनियोटिक कनेक्शन। जहां पर यह वलन परस्पर मिलते हैं इसे क्या कहेंगे, सीरो एमनियोटिक कनेक्शन। ये जो कनेक्शन है ये टेल की साइड में होता है। उसका क्या कारण है टेल की साइड में होने का, क्योंकि हेड फोल्ड पहले बनने लग जाता है, लेटरल फोल्ड
भी बनने लग जाता है, पर टेल फोल्ड सबसे लास्ट में बनता है। तो जब तक टेल फोल्ड बनता है तब तक ये हेड फोल्ड और लिटरल फोल्ड बन चुके होते हैं, और टेल फोल्ड बाद में बनता है, इसीलिए इसका जो कनेक्शन वाली जो लाइन है ये टेल फोल्ड की साइड में होती है। अब हम लेते हैं कि इन फोल्ड का बाहरी स्तर कौन सा बताया है, जो कोरियोन बनाएगा। तो जो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है वो कोरियोन है। अब अगर हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ देखो आप, ये सबसे बाहर का लेयर है, तो ये बाहरी स्तर है। इसमें बाहर की तरफ क्या है, एक्टोडर्म है जो ग्रीन कलर से शो की है, अंदर की तरफ क्या है, मीजोडर्म। तो ये बाहरी स्तर है, ये कोरियोन बनाएगा, ठीक है। अब ये अंदर का स्तर, डबल फोल्ड था ना, तो ये अंदर का जो स्तर है, अब अंदर ऐसे घूमकर जब ये अंदर आता है तो क्या होता है, मीजोडर्म तो अब बाहर की तरफ आ गई और एक्टोडर्म अंदर की तरफ आ गई। यानी एमनियोन के अंदर मीजोडर्म बाहर की तरफ है और एक्टोडर्म अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये इनर कवरिंग है एम्ब्रियो की, और कोरियोन क्या है, आउटर कवरिंग। तो आउटर कवरिंग यानी एक्टोडर्म बाहर की तरफ, फिर मीजोडर्म। इनर कवरिंग में ये मीजोडर्म बाहर की तरफ है और एक्टोडर्म अंदर की तरफ आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एमनियोन और कोरियोन का विकास होता है। अब हम यहाँ पर लेते हैं, ये जो एमनियोन जब इस एम्ब्रियो को घेर लेती है, जैसे अब एमनियोन जब एम्ब्रियो को घेर लेती है तो यहाँ पर बीच में स्पेस रहती है, ठीक है। तो एम्ब्रियो और एमनियोन के बीच की जो स्पेस है वो क्या कहलाएगी, एमनियोन कैविटी। और इस कैविटी में जो द्रव भरा रहता है उसको क्या कहेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एम्ब्रियो की सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के, खास तौर से क्यों, क्योंकि यहाँ एम्ब्रियो है, इसके बाहर द्रव है और इसके बाहर जो है ये एमनियोन है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड जो है ये एक तरह से कृत्रिम तालाब का कार्य कर रहा होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। इसके फंक्शन हम बाद में करेंगे, लेकिन सिंपल ले लेते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड मेन क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है एम्ब्रियो को, किससे, एक्सटर्नल शॉक से। बाहर के कोई आघात है, कोई झटके वगैरह है उससे, या बाहर अचानक यदि कोई टेम्परेचर राइज हो रहा है या कम हो रहा है तो उससे, तो इन सब से ये प्रोटेक्ट करता है। और डिटेल अपन आगे करेंगे। अब हम लेते हैं कोरियोन। कोरियोन क्या करता है, सबसे बाहर वाली लेयर है तो बाहर की तरफ फैलकर संपूर्ण भ्रूण को घेर लेती है। यानी इसने, कोरियन ने किस किस को घेर रखा है, एमनियोन को तो घेर ही रखा है, योग सैक को भी घेर रखा है, अपने में कवर किया हुआ है उसने। अब कोरियोन और एमनियोन के बीच की जो कैविटी है, कोरियोन और एमनियोन के बीच की कैविटी, यानी यहाँ पर लेते हैं हम, ये है कोरियोन और ये है एमनियोन, इन दोनों के बीच की कैविटी क्या कहलाएगी, कोरियोनिक कैविटी, ठीक है। तो ये कहलाएगी कोरियोनिक कैविटी। अब हम लेते हैं फंक्शन अलग से पूछे जाते हैं इनपे। फंक्शन ऑफ एमनियोन एंड कोरियोन, सबसे मेन फंक्शन क्या है, कोरियोन क्योंकि सबसे बाहर का आवरण है तो सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। सुरक्षा के साथ साथ में ये एमनियोट्स के साथ मिलकर के भ्रूण के लिए श्वसन अंग का कार्य करता है, क्योंकि वो अंदर ही श्वसन ले रहा है तो सुरक्षा का है, साथ में एमनियोट के साथ मिलकर श्वसन अंग का कार्य करता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो द्रव भरा हुआ है एम्ब्रियो के बाहर, ये क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल पॉन्ड प्रदान कर रहा है एम्ब्रियो को, कृत्रिम तालाब प्रोवाइड कर रहा है, जिससे जो है बाहर की तरफ से एम्ब्रियो सूखेगा नहीं, तो सूखने का खतरा नहीं होगा। और बाहर की तरफ से वो कवच, एम्ब्रियो जो है वो जो अंडे की जो कवच है उससे चिपकेगा या रगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि बीच में तरल पदार्थ भरा हुआ है। इसके साथ साथ में एमनियोन क्या करता है, एल्ब्यूमिन को अवशोषित करने में भी सहायता करता है। योग खत्म हो जाता है तो एल्ब्यूमिन को भी अब्सॉर्ब कर लिया जाता है ना भोजन के रूप में। इसके साथ साथ में विकास की पश्च अवस्थाओं में एमनियोन का जो मीजोडर्म वाला भाग है, ये हम वापस यहाँ लेते हैं, ये एमनियोन है, एमनियोन का मीजोडर्म इस तरफ है। तो एमनियोन का जो मीजोडर्म वाला भाग है इसमें मसल सेल्स बनने लग जाती हैं। बहुत इजी है, एम फॉर मीजो, एम फॉर मसल्स। मसल सेल्स बनने लग जाती हैं। ये मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। तो इन मसल सेल्स के कारण एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना, एमनियोटिक फ्लूइड जो है, इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होगा, हिलता रहेगा। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड के हिलते रहने से भ्रूण का परिसंचरण बने रहता है, क्योंकि भ्रूण में अभी हार्ट जो है उतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो एमनियोटिक फ्लूइड हिलता रहता है, जिसके कारण भ्रूणीय परिसंचरण को बनाने में सहायता होती है। इसके अलावा एमनियोन यदि आकस्मिक ताप परिवर्तन आता है तो उससे भी भ्रूण की रक्षा करता है। जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, उसको बुखार हो जाए या कुछ और कारण से टेम्परेचर राइज हो जाए, तो उससे भी जो है एम्ब्रियो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि बीच का लिक्विड जो है वो उसको टेम्परेचर को वहां तक नहीं पहुंचने देगा। अब हम लास्ट लेयर लेते हैं एलेंटॉइस।
एलेंटॉइस जो लेयर है ये बनती है थर्ड डे ऑफ इंक्यूबेशन, यानी उष्मायन काल के तीसरे दिन जो है एलेंटॉइस लेयर का निर्माण होता है। एलेंटॉइस लेयर मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो एम्ब्रियो है इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो बन रही है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो बन रही है इसमें पहले क्या बनता है, अग्र आंत्र और पश्च आंत्र, लेकिन बंद होती है, मध्य आंत्र ओपन होती है। हम जो भी खाना खाते हैं वो लास्ट में पचने बचने के बाद में अपचित भोजन कहाँ जाएगा, पश्च आंत्र में। तो यहाँ पर एम्ब्रियो के अंदर जो है पश्च आंत्र वाला भाग, क्योंकि भोजन पच रहा है, योग जो भी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पश्च आंत्र से जो है पश्च आंत्र की जो स्प्लैंक्नोप्ल्यूरा है, ठीक है, स्प्लैंक्नोप्ल्यूरा एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित है, तो स्प्लैंक्नोप्ल्यूरा हमें याद रखना है। तो स्प्लैंक्नोप्ल्यूरा से बनता है ये मेम्ब्रेन एलेंटॉइस, और ये बनकर के किस तरफ जाएगी, ये योग सैक के बाहर की तरफ इस तरह से बढ़ती है। कौन सी जो स्पेस है एमनियन और जो सिलोम है इसकी तरफ ये ग्रोथ करती है। अब यहाँ देखो इसमें एलेंटॉइस में एंडोडर्म अंदर की तरफ है और मीजोडर्म बाहर की तरफ है। हम यहाँ लेते हैं इसमें, इस डायग्राम में ये एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो का ये हेड वाला पार्ट है, यहाँ हो गई अग्र मध्य, अभी आ गया पश्चांत्र। तो पश्चांत्र से जो है ये बनती है एलेंटॉइक स्टॉक, और ये एलेंटॉइस बन करके इसको पूरे को एल्बुमिन वाले भाग को इसको कवर करने लग जाती है, इस तरह से पूरे स्पेस को कवर करती है। तो एलेंटॉइस एक तरह से उत्सर्जी अंग का कार्य करती है एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो अपने आप तो उत्सर्जन करेगा नहीं, और इसमें जो अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थ बनेगा वो यूरिक एसिड के रूप में बनेगा। तो ये एलेंटॉइस जो है ये एक तरह से एम्ब्रियो का क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है, ठीक है। अब ये जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोप्ल्यूरा पश्चांत्र के निचली सतह से विकसित होती है, पश्चांत्र की निचली सतह से विकसित होती है, विकसित होकर के ये पूरा यहाँ से ये इस तरह से कवर कर रहा है। अब यहाँ पर देखो ये कहलाता है एलेंटॉइक स्टॉक, ठीक है। अब ये योक वाला भाग है, तो ये क्या बना था इसमें, योक स्टॉक, मध्य आंत्र से जो बना था वो क्या था, योक स्टॉक। अब यहाँ पर है कोरियोन मेम्ब्रेन, जो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। कोरियोन मेम्ब्रेन में क्या बताया था, बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, अंदर की तरफ मीजोडर्म है। और एलेंटॉइस में क्या है, अंदर की तरफ एंडोडर्म है, बाहर की तरफ मीजोडर्म है। तो दोनों का मीजोडर्म, यानी कोरियोन का मीजोडर्म अंदर की तरफ है, एलेंटॉइस का मीजोडर्म बाहर की तरफ है, तो दोनों का जो मीजोडर्म है ये संयुक्त हो जाता है। तो दोनों का मीजोडर्म, ये जो ग्रीन कलर से बता रखा है, ये संयुक्त हो जाता है, और इसको कहेंगे एलेंटोस कोरियोन। यहाँ है मीजोडर्म ऑफ एलेंटॉइस एंड कोरियोन यूनाइट्स। और ये जो मीजोडर्म है ये अत्यधिक संवहनी होता है, यानी इसके अंदर जो है आर्टरीज और वेन्स जो है ये डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लेते हैं एलेंटॉइस एक खोखले व्रंत द्वारा भ्रूण के पश्चांत्र से जुड़ा रहता है। ये खोखला व्रंत है और भ्रूण की पश्चांत्र से ये एलेंटॉइस जुड़ा हुआ है। एलेंटो कोरियोन की दोहरी मीजोडर्म, यानी एलेंटॉइस की और कोरियोन की दोहरी मीजोडर्म जो है ये अत्यधिक वस्कुलर होती है, ब्लड कैपिलरीज का जाल पाया जाता है इसमें। ये रक्त केशिकाएं भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र से एलेंटॉइक, क्योंकि एलेंटॉइक से संबंधित है, एलेंटॉइक आर्टरी और एलेंटॉइक वेन्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो ये है यहाँ एलेंटॉइक स्टॉक, इस स्टॉक के द्वारा आर्टरीज और वेन्स जो हैं ये इसके जुड़ी हुई है एम्ब्रियो के द्वारा। और भ्रूण काल की समाप्ति पर एलेंटॉइस पूरी तरह से भ्रूणीय शरीर में अवशोषित हो जाता है। ये शुरू में बताया था, बाकी सारा जो है वो अवशोषित कर लिया जाता है उदर गुहा के द्वारा। अब अपन आते हैं फंक्शन पर, आ जाते हैं अपन फंक्शन ऑफ एलेंटॉइस। वैसे पूरे के क्या 3 मेन फंक्शन होते हैं, एक तो भोजन का, दूसरा एक्सक्रीशन का, तीसरा रेस्पिरेशन का। तो लगभग ये तीनों फंक्शन में हेल्प होता है एलेंटॉइस से। सबसे पहले तो क्या बताया था, ये एलेंटॉइस जो है ये भ्रूणीय उत्सर्जी पदार्थ को एकत्र करने का कार्य करता है, क्योंकि हाइंड गट से जुड़ा हुआ है पचने बचने के बाद में। तो भ्रूणीय उत्सर्जी पदार्थ को एकत्र करने का कार्य करती है, और किस रूप में करती है, ये यूरिक एसिड के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि एलेंटॉइस एक यूरिनरी ब्लेडर की तरह कार्य कर रही है, एम्ब्रियो के यूरिनरी ब्लेडर की तरह कार्य कर रही है। दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, रक्त वाहिका युक्त है, ये अभी बताया था ना, इसमें जो है अत्यधिक संवहनी होती है। तो एलेंटोकोरियोन भ्रूणीय श्वसन अंग की तरह कार्य करता है। और तीसरा क्या है, यह एल्ब्यूमिन अवशोषण में भी सहायक होती है। तो तीनों कार्य हो गए, एक्सक्रीशन का भी हो गया, रेस्पिरेशन का भी हो गया, और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड
फूड का भी कार्य इसके द्वारा संपन्न होता है। थैंक यू।